Hello everyone, my name is Bhavna Tanwar and today we'll be looking into topic 12 of the TPA, that is gift. So gift हमारे chapter 7th of the TPA में mention है जिसमें हमें section 122 से section 126 तक रेफर करना है. So gift, we all know what is gift. जो normal language में gift की definition है, TPA की भी definition उससे बहुत ज्यादा similar है. So gift जिसे हम हिंदी में उपहार बोलते हैं, gift is basically जब आप अपनी कोई चीज किसी और को voluntarily बाय अपनी विल से आप किसी को कोई चीज दे रहे हो और उसके रिटर्न में आप कोई भी कंसिडरेशन कोई भी चीज उससे रिटर्न में नहीं ले रहे हो, तो दैट इज गिफ्ट. सो गिफ्ट इज वेरी सिमिलर टू डोनेशन. सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि टीपी के अकॉर्डिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गिफ्ट, व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गिफ्ट, हम गिफ्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो गिफ्ट देता है उसे क्या बोलते हैं, जो गिफ्ट लेता है उसे क्या बोलते हैं, क्या गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्या गिफ्ट एक बार देने के बाद रिवोक किया जा सकता है, कैन वी सस्पेंड द गिफ्ट, ऑल्सो विल लुक इन टू द केसेस. सो लेट्स मूव फर्दर. सो चैप्टर 7 का सेक्शन 122 बोलता है कि गिफ्ट को डिफाइन कैसे करते हैं. वो पीपी के अकॉर्डिंग गिफ्ट की क्या डेफिनेशन है वो हमें ये बताता है. सो इट सेज गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ अ सर्टेन एग्जिस्टिंग. तो गिफ्ट क्या है? गिफ्ट एक ट्रांसफर है जिसमें हम ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे पर्सन को, और सर्टेन एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट होनी चाहिए प्रॉपर्टी. जो भी प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हो दूसरे पर्सन को, वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी को लगता है कि फ्यूचर में उसे वो प्रॉपर्टी मिलेगी जब उस प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा और आप उसे पहले ही एंटिसिपेशन में कि आपको फ्यूचर में मिलेगी आप उसे पहले ही गिफ्ट कर रहे हो. दैट इज नॉट अ वैलिड गिफ्ट. गिफ्ट उसी प्रॉपर्टी का होता है जो एग्जिस्टिंग में आपके पास है, आप उसी को गिफ्ट कर सकते हो. मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है. मेजरली जो हमारा टीपीए है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन जो गिफ्ट है वो दोनों ही प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी. मेड वॉलेंटरली, जो गिफ्ट है वो हमेशा वॉलेंटरली किया जाता है बाय द विल. जो फ्री विल है उसके थ्रू आप गिफ्ट कर सकते हो. ये नहीं कि कोई आपके ऊपर फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, कोवर्जन इन सब का यूज कर रहा है और आपसे जबरदस्ती कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, तो वो वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा. एंड विदाउट कंसिडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट में क्या है कि गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन. गिफ्ट में आप कोई भी चीज नहीं लेते हो दूसरे पर्सन से, मनी आप नहीं लेते हो रिटर्न में, ठीक है. सो बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर. सो जो गिफ्ट दूसरे पर्सन को देता है उसे क्या बोलते हैं? डोनर. सो जो गिवर ऑफ द गिफ्ट है उसे बोलेंगे डोनर. टू द अनदर कॉल्ड द डोनी, जिसे वो गिफ्ट दे रहा है उसे बोलेंगे डोनी, ठीक है. सो जो गिफ्ट दे रहा है वो है डोनर और जिसे गिफ्ट दे रहा है दैट इज डोनी. एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, और जो डोनी है वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए. जब तक गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं माना जाएगा. या तो डोनी जिसे गिफ्ट मिल रहा है वो उसे खुद एक्सेप्ट कर सकता है, या उसके बिहाफ पे वो और किसी को बोल दे तो वो पर्सन भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है. लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज मैंडेटरी. तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? नेक्स्ट पैरा ये बताता है कि एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड. सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर. सो जो ये एक्सेप्टेंस है ये डोनर के लाइफ टाइम में करनी चाहिए. जब तक डोनर अलाइव है, जब तक डोनर जिंदा है, तभी तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो. वाइल ही स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग, तभी तक आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर डोनर की डेथ हो गई है और फिर आप उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर करी जाएगी. इट सेज इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, और अगर डोनी की डेथ हो जाती है और उसने गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो गिफ्ट इज वॉइड, ठीक है. सो जब तक दोनों पार्टी अलाइव है, डोनर और डोनी, तभी गिफ्ट का एक्सेप्टेंस किया जा सकता है. उनके डेथ के बाद गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. ऑल्सो जो डोनर है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. जो गिफ्ट को दे रहा है दूसरे पर्सन को वो साउंड माइंड का होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए. लेकिन जो डोनी है, रिसीवर ऑफ द गिफ्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो. वो इनकॉम्पिटेंट होगा तो भी चलेगा, वो माइनर भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है. तो सेक्शन 22 बेसिकली हमें बताता है कि गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या हैं. सो फर्स्ट इज इट इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप.
ये एक सेल की तरह है कि सेल में भी आप क्या करते हो, दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, लेकिन डिफरेंस क्या है, सेल में देयर इज कंसिडरेशन, लेकिन गिफ्ट में क्या है, कंसिडरेशन नहीं होती। यही मेजर डिफरेंस है कि सेल में कंसिडरेशन होती है और गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन ओनरशिप आप दोनों में ही दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, जैसे मॉर्गेज में आप इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, लेकिन गिफ्ट में आप एब्सोल्युटली अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को दे रहे हो। ठीक है, सो सबसे पहले इट इज अ ट्रांसफर, किसका, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल भी हो सकती है या फिर इमूवेबल भी हो सकती है, देन वॉलेंटरली, वेरी इंपॉर्टेंट, देन विदाउट कंसिडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो दे रहा है उसे डोनर कहते हैं और जिसे दे रहा है उसे कहते हैं डोनी, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ओनर, और डोनी की डेथ हो गई है उसके बाद एक्सेप्टेंस है तो गिफ्ट इज वॉइड। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 123। इट सेज ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, तो हम कब मानेंगे कि जो गिफ्ट है वो इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है, सो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी द ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्टेड बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। सो अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो तो ट्रांसफर कब इफेक्ट में माना जाएगा, जब वो रजिस्टर्ड है। जब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है, गिफ्ट है, वो रजिस्टर नहीं हुआ है तब तक वो वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा। साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनर, ठीक है, जो डोनर है वो उसे साइन करेगा, एंड अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 2 विटनेसेस, और 2 विटनेस उसको अटेस्ट करेंगे। ठीक है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप कैसे गिफ्ट कर सकते हो, ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। देन इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो, द ट्रांसफर मे बी अफेक्टेड ईदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड एज अफोरसेड और बाय डिलीवरी। मूवेबल प्रॉपर्टी को आप जैसे ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह ही आप उसे रजिस्टर्ड करवा के तो दे सकते हो रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और बाय डिलीवरी, तो जैसे आप सेल के टाइम में गुड्स को डिलीवर करते हो, मूवेबल गुड्स को, ऐसे आप उस पर्सन को वो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप उसे डिलीवर कर दो तो भी वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, सो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कैसे इफेक्ट होगा गिफ्ट, जब वो रजिस्टर होगा, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ईदर बाय रजिस्ट्रेशन और बाय डिलीवरी। मूवेबल में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप रजिस्टर करवाओ या डिलीवर करवाओ, लेकिन इमूवेबल को जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, So section 124 says gift of existing and future property. So हमने अभी पहले पढ़ा था कि आप उसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकते हो जो आपके पास एग्जिस्टेंस में, आप फ्यूचर प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकते हो। So it says a gift comprising both existing and future property is void as to the latter. So अगर आप कोई ऐसी चीज गिफ्ट कर रहे हो जिसमें एक प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है और कुछ प्रॉपर्टी फ्यूचर में आएगी, सो जो एग्जिस्टेंस में है वो पार्ट वैलिड होगा और जो फ्यूचर वाला पार्ट है दैट विल बी वॉइड। सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एक लैंड गिफ्ट कर रहे हो जो एग्जिस्टेंस में, आप बोल रहे हो कि ये लैंड आपका है और इस पे जो फ्यूचर में घर बनेगा दैट इज ऑल्सो योर्स। तो मैं दोनों चीजें गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो घर है वो अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ है। सो जो लैंड का गिफ्ट है दैट विल बी वैलिड, लेकिन जो हाउस का गिफ्ट है उस पे जो प्रॉपर्टी बनेगी वो वॉइड होगा। ठीक है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस में प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट वैलिड माना जाएगा और जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है वो वॉइड कंसिडर करी जाएगी। ठीक है, देन सेक्शन 125 says gift to several of whom one does not exist. ये उसकी बात करता है जब आप एक से ज्यादा लोगों को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो तो क्या होगा। अ गिफ्ट ऑफ अ थिंग टू 2 और मोर डोनीज, आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो ऑफ whom one does not accept. सो अगर आप 2 से ज्यादा लोगों को अपनी 2 या 2 से ज्यादा लोगों को अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है और उसमें से किसी ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं करा है, किसी ने गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा है, सो जो वो गिफ्ट है वो उसके लिए वॉइड माना जाएगा, लेकिन औरों के लिए वो वैलिड रहेगा। ठीक है, सो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है उनके लिए द गिफ्ट विल बी वैलिड एंड हु डज नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट विल बी वॉइड एज टू देयर इंटरेस्ट। ठीक है, So now we look into section 126. Section 126 is most important क्योंकि जो हमारे cases हैं that are also based on section 126. So it talks about when gift may be suspended or revoked. It talks about revocation of the gift. कब हम gift को end कर सकते हैं और हम अपना gift वापस ले सकते हैं. So it says the donor and the donee may agree that on the happening. So जो donor है और donee है वो आपस में agree कर सकते हैं, उन्हें agree करना पड़ेगा that on the happening of any specified event, कि कोई भी specified event के happening पे which
ठीक है, किसी भी स्पेसिफाइड इवेंट के हैपनिंग पे ये गिफ्ट पूरा होगा, ठीक है। और अगर विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, वो जो इवेंट है वो डोनर के विल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक, अगर वो इवेंट नहीं होता है तो जो वो गिफ्ट है वो रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, सो ये कंडीशनल गिफ्ट के बारे में बात करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पार्टीज ने अग्री किया कि जो डोनी है, इफ यू क्लियर द यूपीएससी एग्जाम आई विल गिफ्ट यू माय प्रॉपर्टी, तो वो गिफ्ट वैलिड हो जाएगा। ठीक है, कि आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। सो अगर जो डोनी है वो यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेता है तो गिफ्ट उसे मिल जाएगा। लेकिन अगर डोनी यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है, सो जो वो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा, द गिफ्ट विल बी सस्पेंडेड और वो प्रॉपर्टी वापस डोनर को मिल जाएगी। ठीक है, सो हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट नहीं है, ओनली हैपनिंग ऑफ द इवेंट। लेकिन उन्हें जो उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो गिफ्ट डीड होगी, उसमें अग्री करना पड़ेगा, ये बात एकदम एक्सप्रेसली। ठीक है, सो हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट पे हो सकता है गिफ्ट बेस, और अगर वो स्पेसिफाइड इवेंट नहीं होता है पूरा तो गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। ठीक है, कंडीशनल गिफ्ट है ये। बट अ गिफ्ट विच द पार्टीज अग्री शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट at the mere will of the donor is wholly void or in part as the case may be। लेकिन अगर कोई ऐसा आप गिफ्ट कर रहे हो, कोई आप ऐसी कंडीशन बना रहे हो जो विल ऑफ द डोनर पे डिपेंडेंट है, जो डोनर की मर्जी के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, डोनर जब मन करेगा वो बोल दे कि जब आपको गिफ्ट मिलेगा, डोनर की मर्जी से वो कंडीशन जो है वो गवर्न नहीं होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन पूरी तरीके से डोनर की विल पे डिपेंडेंट तो वो पूरा ही वॉइड है। अगर उसका कुछ पार्ट डोनर की विल पे डिपेंडेंट है तो वो पार्ट वॉइड है और दूसरा पार्ट वैलिड कंसिडर किया जाएगा। इससे रिलेटेड हमारे पास इलस्ट्रेशन भी है, दैट विल लुक आगे। So आगे it says a gift may also be revoked in any of the cases in which if it were a contract it might have been rescinded। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में रेसेशन के प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग भी हम गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट जो ट्रांसफर है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे ट्रांसफर एक कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। सो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक किया जा सकता है वैसे ही गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है। सो जैसे कि फ्रॉड यूज हुआ है, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनडू इन्फ्लुएंस, इन सब के केसेस में हम कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं। सिमिलर वे अगर ये सब चीजें हैं तो भी गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है। लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा है से वांट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन अगर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं मिले, आपको मनी नहीं मिले, तो आप गिफ्ट को रिवोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है अगर कंसिडरेशन नहीं मिले, लेकिन गिफ्ट में एक्सेप्शन है कि आप उसे कंसिडरेशन के फेलियर पे रिवोक नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन इट सेज सेव एज अपोजिट अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक। ओनली जो ऊपर कंडीशंस बताई गई है सिर्फ उनमें ही गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है, उनके अलावा गिफ्ट रिवोक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस। सो अगर कोई ट्रांसफरी है फॉर कंसिडरेशन है और विदाउट नोटिस है, बोनाफाइड कोई ट्रांसफर है, उसकी राइट्स जो है वो अफेक्ट नहीं होंगी इस सेक्शन से। तो फॉर एग्जांपल ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करी, ठीक है, और वो एक कंडीशनल गिफ्ट था, लेकिन उस कंडीशन को पूरा होने से पहले ही बी ने वो प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी। ठीक है, और सी को इस कंडीशन के बारे में कोई नोटिस नहीं था और उसने कंसिडरेशन भी पे करी थी बी को। सो बाद में ए जब उस गिफ्ट को रिवोक करेगा तो उसमें सी के राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो बोनाफाइड ट्रांसफर ही है, उसने कंसिडरेशन भी पे की थी और उसे नोटिस भी नहीं था। सो अब वो प्रॉपर्टी सी को मिलेगी और ए को वापस नहीं मिलेगी। ए मे बी कंपनसेशन ले सकता है बी से, लेकिन प्रॉपर्टी विल बिलोंग टू सी ओनली। ठीक है, सो इट सेज कि बोनाफाइड ट्रांसफर की राइट अफेक्ट नहीं होंगी। सो सेक्शन हमें बताता है कि गिफ्ट कौन कौन से केसेस में रिवोक किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सबसे पहले हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, कंडीशनल है और वो इवेंट नहीं परफॉर्म होता है तो आप रिवोक कर सकते हो। दूसरा इट सेज कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कुछ जो रिसेशन की प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग उसे रिवोक किया जा सकता है। इनके अलावा जो गिफ्ट है वो सस्पेंड या रिवोक नहीं किया जा सकता है। सो नाउ विल सी द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ए बोलता है A gives a field to B, reserving to himself with B's assent the right to take back the field in case B and his descendant die before A। So A अपनी एक फील्ड है वो B को देता है और उस B के कंसेंट से वो दोनों अग्री करते हैं, आपस में अग्री करते हैं कि अगर B और B के डिसेंडेंट की डेथ A से पहले हो गई तो वो जो प्रॉपर्टी वो A को वापस मिल जाएगी। ठीक है,
सो बी और ए आपस में अग्री करते हैं कि ए अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट करता है और वो बोलता है कि अगर बी की डेथ और उसके जो हेयर्स हैं उनकी डेथ ए से पहले हो गई तो वो प्रॉपर्टी ए को वापस मिल जाएगी। सो ये कंडीशनल गिफ्ट है जिसकी जो एक हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। सो अब क्या होता है कि जो बी है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई डिसेंडेंट भी नहीं होता है, कोई उसका जो हेयर है वो पैदा ही नहीं होता। सो अब ये गिफ्ट जो है वो ए को वापस मिल जाएगा, क्योंकि हमने सेक्शन 126 में पढ़ा था कि अगर हैपनिंग और नॉन हैपनिंग होगा, हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट और वो इवेंट डज नॉट हैपन, सो जो वो गिफ्ट है वो रिवोक हो जाएगा और ए को वापस प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है। सो अब दूसरा जो है बी इलस्ट्रेशन वो बोलता है ए गिव्स अ लैक ऑफ रुपीज टू बी रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बीज असेंड द राइट टू टेक बैक एट प्लेजर ₹10,000 आउट ऑफ द लैक। सो ए अपना 1 लाख रुपीज बी को देता है और बोलता है कि इसमें से जो 10,000 रुपीज है वो मैं कभी भी ले सकता हूँ अपने प्लेजर पे, अपनी विल से, जब भी मेरा मन करेगा मैं 10,000 रुपीज वापस ले लूंगा। सो जो गिफ्ट है, जो 90,000 का गिफ्ट है, 90,000 वाला पार्ट वैलिड है, लेकिन जो 10,000 वाला पार्ट है वो वॉइड रहेगा, वो ए का ही है। ठीक है, वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि जो वो 10,000 वाला पार्ट है वो विल ऑफ द डोनर पे डिपेंडेंट है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जो विल ऑफ द डोनर पे डिपेंडेंट है, वो वाला पार्ट हम वॉइड कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन जो विल पे डिपेंडेंट नहीं है डोनर के, वो कंडीशन तो वॉइड वो कंडीशन वैलिड रहेगी जो विल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द विल ऑफ द डोनर, दैट कंडीशन विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड और वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10,000 आप बोल रहे हो कि मैं कभी भी ले सकता हूँ अपनी मर्जी से, तो वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वो एक का ही रहेगा पैसे, वो गिफ्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो 90,000 वाला पार्ट है दैट इज अ वैलिड गिफ्ट। ठीक है। So now we look into the case. The first case is तिला बेवा versus माना बेवा. So इस केस में जो हमारे रिस्पोंडेंट है माना बेवा, वो मदर इन लॉ होती है, वो एक गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करती है अपनी डॉटर इन लॉ के फेवर में। ठीक है, सो जो सास होती है वो अपने डॉटर इन लॉ के फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करती है। सो गिफ्ट डीड के थ्रू वो अपना जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, उसका पोजेशन डॉटर इन लॉ को दे देती है। लेकिन फिर क्या होता है, जो डॉटर इन लॉ का हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब जो मदर इन लॉ के बेटे की डेथ हो जाती है। और फिर जो डॉटर इन लॉ है, मदर उसे काफी निग्लेक्ट करती है, तो वो अपने फादर के घर चली जाती है। सो उसके बाद मदर इन लॉ एक और डीड एग्जीक्यूट करती है फॉर द कैंसिलेशन ऑफ गिफ्ट डीड। वो बोलती है कि अब मैं गिफ्ट को रिवोक करना चाहती हूँ क्योंकि कंडीशनल गिफ्ट था। वो बोलती है कि ये गिफ्ट इस कंडीशन पे बेस्ड था कि जो डॉटर इन लॉ है वो मदर इन लॉ को मेंटेन करेगी, उनका टेक केयर करेगी, उनका ध्यान रखेगी, उनके सारे फ्यूनरल वगैरह, सारी जो भी ड्यूटीज होती है, पायस डीड्स, उन सबको परफॉर्म करेगी। तो डॉटर इन लॉ ने ये सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं करी है, तो अब ये गिफ्ट रिवोक करना है और ये प्रॉपर्टी मुझे वापस मिल जानी चाहिए। ठीक है। सो उसके बाद दूसरे साइड एपेलेंट ये कंटेंट करता है, उन्होंने ये वाला सूट फाइल किया, एपेलेंट जो हमारे तिला बेवा है उन्होंने सूट फाइल किया और उन्होंने कंटेंट किया कि जो गिफ्ट है वो रिवोक नहीं किया जा सकता है जब तक अग्रीमेंट हो डोनर और डोनी के बीच में, एक कंडीशन के ऊपर कि इस कंडीशन के हैपनिंग पे अगर ये कंडीशन के हैपनिंग पे ये गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है, जब तक उन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट नहीं है। हमने सेक्शन 126 के अंदर पढ़ा था कि दोनों के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगी। तो डॉटर इन लॉ कहती है कि ये कंडीशन वैलिड नहीं है। और दूसरा जो ये कंडीशन है ये विल ऑफ द डोनर पे डिपेंडेंट है, क्योंकि टेकिंग केयर ऑफ द मदर विम्स और फैंसीज पे डिपेंडेंट है मदर इन लॉ के, वो जब चाहे वो बोल सकते कि मुझे मुझे मेंटेन नहीं किया गया है। तो इसीलिए शी सेज कि दिस इज नॉट अ कंडीशनल गिफ्ट और ये एब्सोल्यूट गिफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी का पोजेशन मेरे पास आना चाहिए। सो कोर्ट के पास इश्यू ये है कि क्या दिस गिफ्ट इज अ कंडीशनल गिफ्ट और नॉट विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 126 और टीपीए, और अगर ये कंडीशनल गिफ्ट है कैन इट बी रिवोक्ड और नॉट, दैट इज द इश्यू बिफोर द कोर्ट।
सो कोर्ट सेज कि जो गिफ्ट है वो रिवोक नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126 ऑफ द पीपी, क्योंकि हमने सेक्शन 126 में पढ़ा था कि जो डोनर और डोनी है उन दोनों को एक अग्री करना पड़ेगा एक कंडीशन पे कि उसकी फुलफिलमेंट पे ये जो गिफ्ट है ये रिवोक किया जा सकता है। लेकिन हमारे प्रेजेंट केस में डोनर और डोनी ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, इसीलिए कोर्ट से जो गिफ्ट है वो रिवोक या सस्पेंड नहीं किया जा सकता है और वो एक एब्सोल्यूट गिफ्ट है। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो डोनर है उन्होंने प्रॉपर्टी में कोई राइट रिजर्व नहीं किया था अपने लिए, उन्होंने सिर्फ एक क्लॉज डाला है डॉक्यूमेंट में कि जो डोनी है वो उन्हें मेंटेन करेगा। लेकिन इससे ये शो नहीं होता कि डोनर ने अपने आप को इस प्रॉपर्टी का ओनर बेनिफिशियल ओनर डिक्लेयर किया है गिफ्ट देने के बाद। ठीक है, सो जो एक कंडीशन है कि मेंटेन करेगा, कोर्ट सेज कि वो एक ओनली इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पायस विश ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर। उनकी सिर्फ एक विश है वो कि आप जो डॉटर इन लॉ है वो मदर इन लॉ को मेंटेन करे, वो कोई कंडीशन नहीं है वैलिड जो गिफ्ट को रिवोक कर सकती है। ऑल्सो सेक्शन 126 के अंदर जो कंडीशन है इट शैल नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो विल ऑफ द डोनर है जो मदर इन लॉ उनकी विल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो कभी भी कह सकते हैं कि हम मुझे मेंटेन नहीं किया गया है। ठीक है, सो कोर्ट सेज कि अगर हम प्लेन रीडिंग करें गिफ्ट डीड की तो उससे हमें पता चलता है कि शुरू में इसमें लिखा है कि एब्सोल्यूट और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी है, कंप्लीट गिफ्ट है। ठीक है, बाद में उसमें एक क्लॉज है कि आप हमें मेंटेन करोगे, मतलब पूरी उनका टेक केयर करोगे मदर इन लॉ का। सो कोर्ट सेज कि जो डायरेक्शन फॉर मेंटेनेंस है दे आर ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ पायस विश एंड द गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द विशेष। ठीक है, सो कोर्ट है कि अगर गिफ्ट में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसका फेलियर गिफ्ट को रिवोक करे तो वो गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता है। ठीक है, सो कोर्ट सेज जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड है पूरी तरीके से, और जो डॉटर इन लॉ है प्लेंटिफ हमारे केस में उनको इस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाना चाहिए और मदर इन लॉ को वापस प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। सो जो नेक्स्ट केस है वो है करतारी वर्सेस केवल कृष्ण। सो इस केस में एक ओल्ड लेडी होती है, उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है और उनकी सिर्फ एक डॉटर होती है जो हमारी एपेलेंट है करतारी, उनकी सिर्फ एक डॉटर होती है, वो उनका ध्यान रखती है, उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखती है। तो जो ओल्ड लेडी होती है वो 70 ईयर्स ओल्ड होती है, काफी सिक होती है, इलिटरेट होती है, बहुत ज्यादा हेल्पलेस और नीडी वुमेन होती है। तो वो अनसाउंड माइंड होता है उनका। और फिर क्या होता है कि जो डॉटर है वो कुछ टाइम तक उनके पास रहती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद डॉटर जो है वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है रहने के लिए। फिर जो ओल्ड लेडी होती है, जो उनके हस्बैंड के हेयर होते हैं ना, जो उनके हस्बैंड के जो हेयर्स होते हैं वो उस प्रॉपर्टी को जो हमारे डिफेंडेंट है इस केस में केवल कृष्ण, वो आते हैं और लेडी की जो है हेल्पलेस कंडीशन का फायदा उठाते हैं। ठीक है, उसका एडवांटेज लेते हैं क्योंकि डॉटर उस टाइम पे होती नहीं है लेडी के साथ, तो वो उनकी जो सिक कंडीशन होती है उनका बेनिफिट लेते हैं। वो उन्हें कहीं लेके जाते हैं कि हम आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे, लेकिन उसके आड़ में वो उनसे गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवा लेते हैं अपने फेवर में, उनके ऊपर अनफेयर एडवांटेज और अंडू इन्फ्लुएंस का यूज करके अपने फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करवा लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द डॉटर। सो जब डॉटर वापस आती है उन्हें कुछ लोगों से पता चलता है इस गिफ्ट डीड के बारे में, तो फिर बाद में जो ओल्ड लेडी होती है वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करती है कि जो ये प्रॉपर्टी थी ये मुझसे अंडू इन्फ्लुएंस के अंडर ली गई है और ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड नहीं है और प्रॉपर्टी वापस मुझे मिल जानी चाहिए। लेकिन कुछ 2-3 दिन बाद ही, कंप्लेंट फाइल करने के 2-3 दिन बाद ही जो ओल्ड लेडी है उनकी डेथ हो जाती है और जो डिफेंडेंट है जो हस्बैंड के हेयर्स थे केवल कृष्ण, वो उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं। ठीक है, सो जो अब प्रेजेंट सूट है वो जो उनकी एक डॉटर थी करतारी जो उनका ध्यान रखती थी, उन्होंने ये प्रेजेंट सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ द पोजेशन। ठीक है, उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी एज अ हेयर मुझे मिलनी चाहिए कि मैं उनकी ओनली डॉटर हूं और जो ये गिफ्ट डीड है ये सेट असाइड हो जानी चाहिए क्योंकि ये अंडू इन्फ्लुएंस के अंदर एग्जीक्यूट कराई गई है। सो इश्यू बिफोर द कोर्ट है कि जो ये डोनर और डोनी का रिलेशन है, जो ओल्ड लेडी और जो हस्बैंड के हेयर्स है, क्या उनका रिलेशन ऐसा था कि जो डोनी थे वो एक पोजिशन में थे टू डोमिनेट द विल ऑफ द डोनर, क्या उन्होंने अनफेयर या अंडू एडवांटेज यूज किया है डोनर के ऊपर? दैट इज द इश्यू बिफोर द कोर्ट।
सो कोर्ट सेज कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट देखने से ही अनकॉन्शियसनेबल है, सो जो बर्डन ऑफ प्रूविंग है कि कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं यूज हुआ था, वो उस पार्टी पे है जो दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकते, जो ऐसी पोजीशन में कि वो विल को डोमिनेट कर पाए दूसरी पार्टी की। सो हमारे केस में अगर हम एकदम प्लेन रीडिंग देखें फैक्ट्स की, तो पता चलता है कि जो हेयर्स ऑफ द हस्बैंड है वो एक अनफेयर पोजीशन में थे लेडी के ऊपर। लेडी बहुत ज्यादा बीमार थी, ओल्ड थी, वीक थी, शी वाज इल। तो जो हेयर्स ऑफ द हस्बैंड है, दे वर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द लेडी। सो उनके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूव है, ओनस प्रोबेबिलिटी उनके ऊपर है कि वो प्रूव करे कि अंडर इन्फ्लुएंस यूज नहीं हुआ था। ऑल्सो कोर्ट सेज जब भी एग्जीक्यूशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ गिफ्ट डीड का, जब लेडी को ले जाया गया, उस टाइम पे लेडी बहुत ज्यादा बीमार थी। ऑल्सो जो डिपेंडेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया इन द एग्जीक्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीड। ठीक है। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जब रजिस्ट्रेशन ये तब हो जब डॉटर प्रेजेंट हो। गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूशन सब उस टाइम पे हुआ व्हेन द डॉटर वाज नॉट प्रेजेंट। ठीक है। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो लेडी थी उनका हमेशा ध्यान उनकी डॉटर रखती थी, जो उनकी ओनली डॉटर थी। सो जो लेडी का नेचुरल अफेक्शन है वो उनकी डॉटर की तरफ होना चाहिए था। वो क्यों अपनी प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को देती जो बीच में आ गया है? उन्हें वो प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को देनी चाहिए थी, अगर कोई कॉमन मैन, प्रूडेंट मैन के व्यू पॉइंट से देखे। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो ओल्ड लेडी है, डेथ से पहले उन्होंने खुद कंप्लेंट फाइल करी है क्वेश्चनिंग द गिफ्ट डीड, जो खुद शो करता है कि लेडी वाज हरसेल्फ इन ऑब्जेक्शन, वाज हरसेल्फ हैविंग ऑब्जेक्शन टू द गिफ्ट डीड। ठीक है। ऑल्सो कोर्ट सेज कि जो डोनर है ओल्ड लेडी, उन्होंने खुद की मेंटेनेंस के लिए भी कुछ नहीं रखा था। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड के हेयर डिपेंडेंट्स को दे दी थी। ठीक है। अगर वो अलाइव होती तो वो पूरी तरीके से हस्बैंड के हेयर्स पे डिपेंडेंट होती फॉर हर लाइवलीहुड। ठीक है। सो कोर्ट सेज अगर हम सारे एविडेंसेस को देखें, लेडी की कंडीशन को देखें और डॉटर वहां पे ना होना, इन सारी कंडीशंस को देखें, तो कोर्ट सेज कि जो डिपेंडेंट्स हैं दे वर इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द लेडी, और उन्होंने अंडर इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज किया है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज फॉर देमसेल्व्स। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है तो वो डिफेंडेंट पे है, और डिफेंडेंट हैज फेल्ड टू प्रूव कि जो गिफ्ट डीड थी वो उसमें एंटी इन्फ्लुएंस का यूज नहीं किया गया था। सो कोर्ट सेज इसीलिए जो ये गिफ्ट डीड है ये इनवैलिड है। ठीक है। तो गिफ्ट डीड वैलिड नहीं है, और प्लेंटिफ नेचुरल हेयर है, जो मदर थी उनका, तो उन्हें इस प्रॉपर्टी का पोजेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है। सो कोर्ट सेज कि जो गिफ्ट डीड थी वो एग्जीक्यूट करी गई थी अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर, और जो एग्रीमेंट था इट डिड नॉट कन्वे अ फ्री एंड अ फुल कंसेंट ऑफ द ओल्ड लेडी। ठीक है। एंड अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नेवर एवर केम इनटू existence. So the gift deed is invalid and the daughter is entitled to the possession of the property. So the appeal is allowed.